नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है बुधवार और डेट है अगस्त 9, 2023। तो बिना ज़्यादा देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। पहली खबर जो हमें फ्रंट पेज से देखने को मिल रही है तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड है। हिंदी में हम नो कॉन्फिडेंस मोशन को कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चल रहा है, अभी ऑनगोइंग है। तो इसी में कांग्रेस पार्टी एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आई है। कांग्रेस के एक पार्टी मेंबर हैं गौरव गोगोई, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए हैं और इसी नो कॉन्फिडेंस मोशन को लोकसभा स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिया था और चर्चा के दिन दिए गए थे 8, 9 और 10 अगस्त। तो उसी पर कल चर्चा स्टार्ट हो गई है जो कि 8 अगस्त था। तो उसी चर्चा को स्टार्ट किया है गौरव गोगोई ने पहला अपना भाषण देकर, और उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट डे गवर्नमेंट है और मोदी हैं, वो मणिपुर मुद्दे पर मौन बनाए हुए हैं, शांति बनाए हुए हैं, कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। तो इसी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर डिबेट चल रही है। 8, 9 और 10 अगस्त को ये डिबेट होगी। माना जा रहा है कि 10 अगस्त को प्रधानमंत्री खुद आएंगे लोकसभा और नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर चर्चा में शामिल होंगे। तो ये न्यूज़ में बना ही हुआ है, हम देखते हैं क्या होता है। अभी क्या हुआ है कि कांग्रेस ने अभी गवर्नमेंट के खिलाफ हमला बोला है इस नो कॉन्फिडेंस मोशन की डिबेट में, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है वो भी डिफेंड करती हुई चल रही है। अगली न्यूज़ जो हमें देखने को मिल रही है वो मणिपुर से है। तो मणिपुर से क्या न्यूज़ है मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम हेडलाइन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पुलिस रजिस्टर केस अगेंस्ट असम राइफल्स इन मणिपुर। तो क्या न्यूज़ है मैं आपको समझा देता हूँ कि मणिपुर में जैसा कि आप जानते हैं कि करीबन 3 महीने से हिंसा की स्थिति बनी हुई है। तो उसी को लेकर जो पुलिस है वहाँ की, मणिपुर की पुलिस है, उसने असम राइफल्स जो आर्म्ड ग्रुप है, जो हमारे यहाँ से आर्मी से एक तरह से लिंक्ड है, सेंट्रल फोर्सेस माना जाता है जिसे, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की है पुलिस ने। आर्म्स के तहत असम राइफल्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई है मणिपुर पुलिस द्वारा। अब क्यों की गई है तो ये हम जान लेते हैं। तो जो पुलिस है उसका कहना है कि जो असम राइफल्स हैं वो लोग, जो कुकी समुदाय के कुछ ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल्स हैं, तो उन्हें मूवमेंट करने में, उन्हें भाग जाने में मदद कर रहे हैं असम राइफल्स के लोग। ये आरोप लगाया जा रहा है पुलिस द्वारा। और इसी को लेकर जो 9वीं बटालियन है असम राइफल्स की, 9th बटालियन ऑफ असम राइफल्स, उन्हीं को पुलिस कहती है कि ये एरोगेंट एक्ट करते हैं और कुकी मिलिटेंट्स, जो कुकी की तरफ से बंदूकधारी लोग हैं, मिलिटेंट्स हैं, उन्हें भगा देने और उन्हें सेफ जोन तक पहुंचा देने का काम असम राइफल्स कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आरोप है जो लगाया जा रहा है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि असम राइफल्स जो है वो इंडो म्यांमार बॉर्डर को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी और एक बहुत पुरानी भारत की एजेंसी है पीस बनाने के लिए बॉर्डर पे। तो हम थोड़ा समझ लेते हैं अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, असम राइफल्स को हम देख लेते हैं थोड़ा। तो आपको असम राइफल्स बेसिकली GS3 के सेक्शन में मिलेगा। तो GS3 आपको सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरियाज़ के नाम से आपको मिल जाएगा GS3 में असम राइफल्स के बारे में। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। असम राइफल्स की स्थापना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही की थी। असम राइफल्स को माना जाता था कि ये एक मिलिटेंट ग्रुप है। उसी मिलिटेंट ग्रुप को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या किया था, उसने इन्हें जिम्मेदारी दे दी थी, इंडो म्यांमार बॉर्डर की जिम्मेदारी इन्हें दी गई थी। वहाँ पर इन्हें नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जैसा कि आप जानते हैं मणिपुर है और म्यांमार से बॉर्डर टच करता है, तो वहाँ पर ओपीएम की ट्रेड, जिसे हम कहते हैं ड्रग्स वगैरह की ट्रेड बहुत होती थी। तो उसी को रोकने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इन्हें जिम्मेदारी दी थी कि आपको यहाँ की रक्षा करनी है एज ए पैरा मिलिट्री फोर्स।
तो असम राइफल जो है वो एक तरह से पैरा मिलिट्री फोर्स में आते हैं भारत के अंदर। और कौन इसे रेगुलेट करता है असम राइफल्स को? तो वो है होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री इसे रेगुलेट करती है, इसके कहाँ जाना है, कहाँ मूवमेंट करना है, तो ये सब होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं कि मणिपुर का जो एरिया है, मणिपुर वगैरह, वहाँ पर सब हिली ट्रैक्ट्स है, मतलब वहाँ पर पहाड़ी एरिया बहुत ज़्यादा है और ऐसे रास्ते हैं जिसका आम इंसान को जहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो असम राइफल्स को जिम्मेदारी दी गई थी कि इंडियन आर्मी के साथ मिलकर वो वहाँ पर ऑपरेशन चलाएं। तो अब न्यूज़ में आया है कि जो पुलिस है उसने असम राइफल्स के खिलाफ ही केस दर्ज किया है, एफआईआर दर्ज की है। अब ये न्यूज़ में बना रहेगा, हम आगे देखेंगे इसके बारे में। ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से GS3 एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर होता है GS3 का, उसके अंदर सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरियाज़ के अंदर असम राइफल्स का बहुत योगदान है, तो आप इसे देखें। म्यांमार बॉर्डर को कंट्रोल करता है असम राइफल्स। आगे हम सीधे पहुंचते हैं एडिटोरियल सेक्शन की तरफ। तो पहला एडिटोरियल हम जो उठाने जा रहे हैं वो फॉलिंग शॉर्ट। तो ये डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में है ये एडिटोरियल। तो हम समझने जा रहे हैं क्या है इस बिल के अंदर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि डाटा प्रोटेक्शन का मतलब होता है अपना जो भी हम इंटरनेट पे फुटप्रिंट बनाते हैं, हमारा जो भी डाटा, हमारी फ़ोटोज़, इमेजेस, वीडियोस, जो भी हम इंटरनेट के अंदर अपनी चीज़ें रखते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भारत सरकार एक बिल लेकर आई है। उस बिल का नाम है डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023, जो कि लोकसभा से इसी सत्र में, मॉनसून सत्र जैसा कि आप जानते हैं चालू है, इसी सत्र में लोकसभा से ये पास करा दिया गया है। अब ये राज्यसभा जा रहा है, तो इसी को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है कि कुछ इसके ऐसे प्रावधान हैं जो नया डाटा प्रोटेक्शन बिल है जिसे हमें पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि ये हमें कुछ हमारे डाटा को अनप्रोटेक्टेड रखता है। और ऐसी प्रावधान है इस डाटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर, जो नया डाटा प्रोटेक्शन बिल आया है, जो हमारी सिक्योरिटी है, जो हमारा पर्सनल डाटा है, उसे इन्फ्रिंज कर सकता है। तो हम थोड़ा देख लेते हैं इस एडिटोरियल को। तो इन्होंने हाइलाइट्स बताए हैं जो बिल के। तो क्या है कि जो इंडिविजुअल है, जो जिसे हम कहेंगे पर्सनल डाटा प्रिंसिपल जिसे हम कहेंगे, जैसे एक इंसान है उसका जो भी डाटा है उसे हम कहेंगे डाटा प्रिंसिपल। उस डाटा को गवर्नमेंट ने परमिशन दी है कि लॉफुली जो भी एग्जेम्पशन, जो भी गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट करेगी जिस भी एजेंसी को, तो वो एजेंसी हमारे उस डाटा को यूज़ कर सकती है। डाटा प्रिंसिपल को यूज़ किया जा सकता है लॉफुल पर्पस के लिए, ठीक है। और इसमें एक प्रावधान दिया है यूजेस मतलब उपयोग का। तो उपयोग में हम समझ लेते हैं क्या है कि कभी कभी ये भी हो सकता है कि कुछ एजेंसियां जिन्हें गवर्नमेंट परमिट कर देगी, वो हमारा डाटा, मतलब कि डाटा प्रिंसिपल को बिना अनुमति के भी इस्तेमाल कर सकती है। तो ये एक गलत चीज़ है जो इस एडिटोरियल में कही गई है कि ये एक गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। जो भी डाटा प्रिंसिपल है, जो भी इंडिविजुअल है जिसका डाटा है, उससे कंसेंट, उसकी परमिशन लेना अनिवार्य होना चाहिए। दूसरा इसमें बात किया गया है डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड की। तो मैं आपको समझा देता हूँ क्या है डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड। जब ये एक बिल आया है डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल, तो क्या होता है कि कोई भी अगर एजेंसी, एक नया कोई सेटअप किया जाता है, तो उस एजेंसी का काम देखने के लिए एक बोर्ड बनाया जाता है। जो बोर्ड फैसले लेगा, जो उसे देखेगा उसके अंदर क्या किया जा रहा है, उन सब चीज़ों को देखेगा। तो इसी तरह से इस बिल के अंदर, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर क्या बनाया गया है, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड, ताकि जो भी इंडिविजुअल हो और जिसकी समस्या ना सुनी जा रही हो, तो वो डायरेक्टली डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास जाकर अपनी समस्या बता सके और उसका समाधान पा सके। तो इसमें इशू क्या है, क्या इशू बताया गया है, हाईलाइट किया गया है कि जो भी डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड के मेंबर्स होंगे उन्हें केंद्र सरकार ही रखेगी। उन्हें अपॉइंट कौन करेगी, केंद्र सरकार। तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि केंद्र सरकार अपॉइंट करेगी, इससे दिक्कत क्या होगी। इससे दिक्कत ये होगी कि जैसा कि हम जानते हैं कि
जैसे कोई भी केंद्र सरकार के पास अगर फैसला उनके पक्ष में नहीं है तो केंद्र सरकार किसी भी बोर्ड मेंबर को हटाकर चेंज कर सकती है और अपना दबाव बना सकती है डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड के ऊपर भी। तो ये एक बहुत गंभीर चीज़ है जो इस एडिटोरियल में कही गई है। अगला ये बात करते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि 2018 में सबसे पहले भारत में पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल की बात होनी शुरू हुई थी। इसी के लिए सरकार ने श्री कृष्णा कमेटी को बिठाया गया था, जिन्होंने एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया था 2018 में। और उस ड्राफ्ट बिल में जो श्री कृष्णा कमेटी थी उन्होंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें दी थी, ऐसे प्रावधान दिए थे जिससे केवल जो भी हमारा पर्सनल डाटा है उसे गवर्नमेंट केवल एक ही चीज़ में इस्तेमाल कर सकती है, एक ही तरीके से इस्तेमाल करती है अगर स्टेट की सिक्योरिटी की बात हो तब। लेकिन जो नया बिल है 2023 का बिल है, इसमें बहुत सारे एग्जेम्पशंस दिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, जो कि क्या होता है, जो हमारे पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन को वॉयलेट करता है, इस प्रोविज़न को ही डाइल्यूट करता है। क्योंकि अब क्या है, अगर गवर्नमेंट किसी को भी अगर एग्जेम्पशन दे देती है, मान लीजिए कोई XYZ कोई कंपनी है, उसे गवर्नमेंट एग्जेम्पशन दे सकती है कि वो हमारा डाटा पर्सनली इस्तेमाल कर सके विदाउट आवर कंसेंट, हमारी बिना मंजूरी लिए। तो क्या होगा कि वो एक गलत चीज़ होगी और इसी चीज़ को यहाँ उठाया गया है कि गवर्नमेंट को इतने सारे एग्जेम्पशंस नहीं देने चाहिए थे। एक एग्जेम्पशंस बहुत था जो श्री कृष्णा कमेटी में कहा गया था 2018 में कि अगर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, देश की सिक्योरिटी की बात हो तब हमारा डाटा इस्तेमाल किया जा सकता है बिना हमारे कंसेंट के। लेकिन उसके अलावा अगर हमारा डाटा इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे डाटा को देखा भी जा रहा है, तो उसके लिए एग्जेम्पशंस नहीं था पहले। लेकिन अब गवर्नमेंट जो नया बिल लेकर आई है, इसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे एग्जेम्पशंस दिए हैं। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़, एक और दिक्कत बताई गई है कि ये बिल क्या दिक्कत एक और करने जा रहा है कि इसके तहत क्या हो सकता है कि जो केंद्र की सरकार है वो मास सर्विलेंस चालू कर सकती है। मास सर्विलेंस का मतलब होता है कि जो भी नागरिक हैं भारत के, उन सब के ऊपर एक तरह से निगरानी रखेगी सरकार 24 घंटा। तो अगर हम गौर से देखें तो क्या जो चाइना है, चाइना का हम विरोध क्यों करते हैं, क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट क्या करती है कि वो अपने सिटीजन्स के ऊपर मास सर्विलांस रखती है, 24 घंटे वहाँ के लोग गवर्नमेंट की निगरानी में रहते हैं। उसी प्रकार भारत में भी अगर ये बिल पास हो जाता है तो गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है कि वो 24 घंटे हमें इंसानों को, जो भी भारत के नागरिक हैं, उन्हें मास सर्विलांस में रख सकती है। हमारी सारी एक्टिविटीज़ पर, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये सब गवर्नमेंट हमारा डाटा स्टोर कर सकती है और देख सकती है बिना हमारी अनुमति के। तो बेसिकली इस डाटा प्रोटेक्शन बिल का जो ये एडिटोरियल है, इसमें यही कहा गया है कि अब ये जो बिल राज्यसभा पहुँचेगा, वहाँ पर इस पर डिबेट होगी, तो इस पर जो अहम मुद्दे हैं उन पर बात हो, उन पर चर्चा हो और जो विपक्षी दल हैं इस मुद्दे को उठाएं और इस पर बात करें। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अब जो नया वर्ड है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ये डाटा को बहुत महत्व देता है। यहाँ पर डाटा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये केवल आज के लिए नहीं है, हमारी आने वाली जो जनरेशन्स हैं उन्हें भी इस चीज़ को सामना करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए कि ऐसी एक जो आने वाली हमारी जनरेशन है उसे एक ऐसी गवर्नमेंट मिलती है, ऐसी एक स्टेट मिलती है जहाँ पर 24 घंटे उन पर निगरानी रखी जाएगी, तो ये एक तरह से केज्ड सोसाइटी, या कि हम कहेंगे जेल के अंदर बंद सोसाइटी या मानसिकता की तरफ ले जाएगा हमारे देश को। तो हमें थोड़ा आज़ाद, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के संविधान में ही हमें बहुत सारी आज़ादियाँ दी गई हैं, तो उन आज़ादियों को ये हमारा रोकने का और छीनने का एक तरह से प्रयास है। तो राज्यसभा में जब ये बिल पहुंचेगा तो जो एडिटोरियल में कहा गया है वो यही कहा गया है कि राज्यसभा में इस पर जो भी दिक्कतें हैं उन पर विस्तृत चर्चा हो और डिबेट हो अच्छे से। अगला हम एडिटोरियल समझते हैं। तो द
ग्रामर ऑफ कॉमर्स इन ए न्यू एज ऑफ पॉलिटिक्स। तो क्या है हम समझ लेते हैं। ये बेसिकली एडिटोरियल बात कर रहा है करेंसी स्वैप अरेंजमेंट की। तो मैं आपको समझा देता हूँ करेंसी स्वैप अरेंजमेंट्स क्या है। अभी का आप सिनारियो समझें तो क्या सिनेरियो है कि यूएस डॉलर जो होता है यूएस का, तो उसे एक तरह से वर्ल्ड वाइड करेंसी माना जाता है। अगर भारत को मान लीजिए ट्रेड करना है ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो भारत जब ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड करता है तो भारत यूएस डॉलर में भुगतान कर सकता है या पैसे ले सकता है। तो जिससे क्या होगी, एक तरह से ट्रेड जो है, जो हमारा आयात निर्यात है, उसमें यूएस डॉलर का इस्तेमाल करके भुगतान किया जा सकता है। लेकिन क्या हो रहा है, हाल ही के दिनों में क्या आया है, 2018 के बाद से देखा गया है कि 23 एडवांस कंट्री जो हैं उनके साथ भारत ने करेंसी स्वैप अरेंजमेंट साइन किया है। करेंसी स्वैप अरेंजमेंट का मतलब ये है कि जैसे मैं आपको एक हाल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि भारत ने यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ एक डील साइन की है, जिससे क्या है कि भारत का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट जो भी होगा, या यूएई का जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आयात और निर्यात, तो वो हम यूएस डॉलर के बजाय या किसी और करेंसी की बजाय, जो यूएई की करेंसी है दिरहम और भारत की करेंसी है रुपए, उसमें कर सकते हैं। तो हमें इसमें यूएस डॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर यूएई और भारत को ट्रेड करनी है, आपस में व्यापार करना है, तो जो पैसे देने होते हैं वो हम भारत का रुपया दे सकते हैं या दिरहम दे सकते हैं यूएई का बजाय यूएस डॉलर के। तो ऐसा एग्रीमेंट करीबन अरेंजमेंट जो ये है, ये करीबन भारत 23 कंट्रीज़ के साथ साइन कर चुका है, यूएई के साथ साइन हो ही चुका है और इंडोनेशिया के साथ साइन होने की बात चल रही है। साथ ही साथ सिंगापुर के साथ भी हो सकता है, फ्यूचर में इसकी बात चल रही है। तो इन्होंने समझाया है कि क्या हुआ है। फर्स्ट हम पहले पैराग्राफ से देखते हैं। तो यूज़ ऑफ रुपी फॉर इंटरनेशनल पेमेंट्स। अब मैंने आपको बता दिया कि क्या हुआ है। देखिए 2022 के बाद से क्या हो रहा है, 2022 में क्या होता है कि यूक्रेन और रशिया की वॉर स्टार्ट होती है। यूक्रेन जो है और रशिया की वॉर स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए जाते हैं, बहुत सारे अवरोध लगाए जाते हैं यूरोप और वेस्ट कंट्रीज़ द्वारा, जिन्हें पश्चिम देशों द्वारा। और इन जो अब भारत की जो ट्रेड है, हम भारत के कंटेक्स्ट में बात करेंगे, तो भारत की जो रशिया के साथ ट्रेड है, तो उस ट्रेड को हम किस में करते थे, पहले यूएस डॉलर में ही करते थे। लेकिन अब क्या है कि रशिया को एक पेमेंट सिस्टम होता है, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम, स्विफ्ट, ठीक है, SWIFT। तो ये एक पेमेंट सिस्टम होता है। ये बेसिकली क्या करता है कि दूसरी करेंसी, जैसे भारत से किसी और देश के लिए ट्रांजैक्शन होना है, तो इसके बीच का एक पेमेंट सिस्टम है, एक गेटवे है। तो रशिया को क्या किया गया है, रशिया को स्विफ्ट पेमेंट गेटवे सिस्टम से हटा दिया गया है। अब जब रशिया हट चुका है तो रशिया डॉलर के टर्म में ट्रेड नहीं कर सकता। अब भारत को चाहिए रशिया से बहुत सारी चीज़ें, जैसे भारत रशिया से मिनरल्स खरीदता है, तेल खरीदता है, कच्चा तेल, साथ ही साथ हथियार खरीदता है। तो भारत को अब रशिया को पेमेंट करना है, लेकिन डॉलर के टर्म्स में भारत कर नहीं सकता रशिया को पेमेंट। तो इसके लिए एक प्रावधान किया गया। इसके लिए क्या प्रावधान किया गया कि रूपी वोस्त्रो अकाउंट्स खोले गए। रूपी वोस्त्रो अकाउंट्स कहते हैं इन्हें, ये खोले गए। इन अकाउंट्स में क्या होता है कि हम भारत की करेंसी में, जैसे रुपया है तो रुपये में हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। रशिया के साथ जो भी हमारी ट्रेड हुई है उसके लिए रुपया में हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या आई है कि रशिया क्या कह रहा है, रशिया भी रुपये को लेने से बहुत बचता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का रुपया बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल करेंसी नहीं है। अगर हम दूसरी करेंसी से कंपेयर करेंगे, जैसे डॉलर, यूरो, पाउंड, येन, इनसे अगर हम कंपेयर करेंगे तो भारत का जो रुपया है वो इतना
हाई इंटरनेशनल करेंसी नहीं है, तो रशिया भी बचता हुआ नज़र आ रहा है भारत की करेंसी लेने से। तो इसकी वजह से क्या देखने को मिला कि जो इंडिया की कुछ रिफाइनरीज हैं, इन्होंने चाइनीज़ का जो युआन है उसमें पेमेंट किया रशिया को, बजाय डॉलर के या इंडियन रुपए के। तो बेसिकली इस एडिटोरियल में आपको यही समझा रहे हैं ये कि कैसे जो वर्ल्ड ऑर्डर, नया वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज होता जा रहा है, और जो डॉलर की पहले अहमियत थी वो बदलती जा रही है। अब नई हेजोमोनी जो पोस्ट कोविड इरा है, जिसे हम न्यू इरा कहने जा रहे हैं, तो इस इरा में क्या हो रहा है कि जो चीज़ें पहले थी वो अब बदलने जा रही हैं, बदलती जा रही हैं, और जो ट्रेड से रिलेटेड, जो यूएस डॉलर से रिलेटेड चीज़ थी वो भी अब चेंज होती जा रही है। अब इन्होंने पास्ट के एग्रीमेंट्स की बात की है, तो एग्रीमेंट्स इन द पास्ट देख लेते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ क्या कहती हैं। जब सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन पहले रशिया और इसके ईस्टर्न यूरोप के कुछ कंट्रीज ने सब ने मिलकर एक सोवियत यूनियन, सोवियत संघ जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसकी स्थापना की थी। तो ये जब पास्ट की बात करती हैं तो 1950 के बाद से भारत और सोवियत यूनियन ने भी ऐसे पैक्ट, जो अब हमें देखने को मिल रहे हैं रुपये के टर्म में ट्रांजैक्शन करने के, तो ऐसे भारत और सोवियत यूनियन पहले भी कर चुका है। 1950 के बाद से ऐसा देखने को मिला था, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, पहले भी ऐसा हो चुका है। इसमें ये बताया गया है जब सोवियत यूनियन संघ क्या करता था, रुपये में ट्रांजैक्शन करता था भारत के साथ। और साथ ही साथ ये भी देखने को मिला था कि सोवियत यूनियन ने भिलाई जो कि आप जानते हैं भारत में स्थित है, तो भिलाई में एक स्टील प्लांट की भी स्थापना की थी। और उस समय पर भी जो पश्चिम देश थे वो सोवियत यूनियन के खिलाफ थे, उनके साथ कोल्ड वॉर में थे। आप ये जानते होंगे कोल्ड वॉर इरा चली थी पूरी 1990 तक, करीबन 1950 से लेकर 1990 तक। तो इसमें भी जो वेस्टर्न नेशंस थे, जो पश्चिमी देश थे, उन्होंने सोवियत यूनियन के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हुए थे, जिस प्रकार आज रशिया के ऊपर हमें सैंक्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो उस समय पर भी इसमें बताया गया है कि जो भारत है वो सोवियत संघ के साथ रुपये में ट्रेड करता था। अब इन्होंने यूएई का मैंने आपको बता दिया, इन्होंने यूएई और दिरहम के एग्जाम्पल से समझाया है कि जो यूएई का दिरहम है और भारत का रुपए है, तो भारत और यूएई ने मैंने आपको बताया कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है, जिसका नाम है रूपी दिरहम एग्रीमेंट। तो ये यूएई और भारत के बीच में साइन हुआ है। इसके तहत मैंने आपको बता दिया कि जो भी आयात या निर्यात होगा, जैसे हम इंग्लिश में कहेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो इस पर जो भी पेमेंट्स हैं, जो हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं वर्ड बायलेटरल ट्रेड, जो भी बायलेटरल ट्रेड होगी, द्विपक्षीय ट्रेड जो भी होगी दोनों देशों के बीच में, उसमें हम रुपये और दिरहम का इस्तेमाल कर सकते हैं बजाय डॉलर या अन्य किसी करेंसी के। अब ये लास्ट में कहती हैं कि अब ये नया एक फाइनेंशियल आर्किटेक्चर चालू होने जा रहा है, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो यूएस डॉलर है उसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी, जो अगर हम पहले से कंपेयर कराएंगे तो कम होती जा रही है। और चाइनीज़ युआन, यूएई का दिरहम और इंडोनेशिया का रुपया, ये भी भारत अब इस्तेमाल करने लगा है वर्ल्ड के साथ ट्रेड करने में। पहले क्या करता था भारत, पहले केवल यूएस डॉलर पे ही ज़्यादा निर्भर रहता था, लेकिन अब जो निर्भरता है भारत की वो और करेंसीज पे भी आ रही है। तो ये एक नया आर्किटेक्चर हमें देखने को मिल रहा है। यही था बेसिकली इस एडिटोरियल में। अगले हम एडिटोरियल में आते हैं, तो अगला एडिटोरियल हमारा बात करता है, हेडलाइन मैं आपको बता देता हूँ, क्लाइमेट इवेंट्स एंड एन अम्ब्रेला फॉर अर्बन हेल्थ। अब ये शहरी जो भी हेल्थ सिस्टम है, स्वास्थ्य का सिस्टम है, उसकी बात करता है। तो ये क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ। शुरू में ये कहता है कि जब ये साल स्टार्ट हुआ 2023, तो जून में हमें देखने को मिला कि बिपरजॉय जो है वो हमारे पश्चिमी राज्यों में, बिपरजॉय एक साइक्लोन था जो हमारे चक्रवात, जो कि हमारे पश्चिमी राज्यों में आया, जिसकी वजह से वर्षा हुई, पानी भरा बहुत जगह जगह,
उसके बाद क्या हुआ कि जब बिपरजॉय आ चुका, उसके बाद जब मॉनसून आया तो मॉनसून में क्या देखा गया कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई बहुत जगह, और जो भी चीज़ें थी वो अस्त व्यस्त थी, नॉर्मल नहीं थी चीज़ें। जो हैं क्लाइमेट के अंदर जो भी हमारा वातावरण है, जो भी हमारा पर्यावरण है, इसमें हमें बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। जो पहले जैसे बारिश होती थी, पहले जैसे चीज़ें होती थी, वैसे नहीं देखने को मिल रही है। उसी को रिलेटेड इन्होंने कहा कि अब इतनी ज़्यादा वर्षा होने के बाद क्या हुआ, जो पानी है वो तो भरेगा ही, जब पानी भर जाएगा तो बीमारियां भी आएंगी। और इन्होंने कुछ बीमारियां बताई जो वाटर बॉर्न, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ होती हैं, टाइफाइड, कोलेरा, डाइसेंट्री, लेप्टोस्पिरोसिस, मलेरिया, डेंगू। ठीक है, तो ये सब बीमारियां जो है पानी की वजह से आती हैं और ये हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो इन्होंने फ्यूचर की भी बात की है कि फ्यूचर में भी यही होगा कि और ज़्यादा बीमारियां ऐसी सामने आएंगी, क्योंकि पानी का जो भी अनइवन हो गया है रेनफॉल हमारा भारत के अंदर क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो बरसात है वो कभी भी हो सकती है और कितनी भी क्वांटिटी में कहीं भी हो सकती है। तो इस एडिटोरियल में बेसिकली ये शहरी सेक्शन की बात कर रहे हैं, शहरी लोगों की बात कर रहे हैं कि शहर में जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, जो ऐसे एरिया में रहते हैं शहर के अंदर जहां डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं देखने को मिला है, जहां पर झुग्गी झोपड़ी हैं, नाले बहते हैं, तो वहां पर क्या देखने को मिला है कि वहां पर देखने को मिला है कि जो मलेरिया है उसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो एक स्टडी हुई है, उसी स्टडी की इन्होंने बात की है। हम स्टडी को देखते हैं डायरेक्टली क्या स्टडी हुई है। तो क्या स्टडी है, इंडियन जर्नल में छपी है, ये पब्लिक हेल्थ, इसका टाइटल है पब्लिक हेल्थ। तो ये दो चीज़ों की बात करता है। पहले क्या करता है कि जो लोग गरीब हैं, ठीक है, वो मलेरिया के लिए सबसे ज़्यादा उन्हें मलेरिया होने के चांसेस हैं। जो गरीब हैं, जो शहर में रहते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा मलेरिया होने के चांसेस हैं। दूसरा ये क्या बात करता है कि कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, वहाँ के जो शहरी लोग हैं, जो बेसिकली गरीब शहरी लोग हैं, जो गरीब एरिया में रहते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पर भी मलेरिया बहुत देखने को मिल रहा है। दो जगह इन्होंने बात की है। एक तो इन्होंने बात की है कि जो भी ऐसे शहर में, जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर नाली और झुग्गी झोपड़ियाँ, लोग आसपास, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जहाँ की ख़राब होती है, वहाँ पर मलेरिया बहुत देखने को मिल रहा है। दूसरा, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जो पर्यावरण है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है, बहुत एक्सट्रीम बदलाव देखने को मिला है, वहाँ पर भी मलेरिया की स्थिति बढ़ने लगी है। तो ये लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हमें जो हेल्थ सिस्टम है भारत का, उसे हमें देखना पड़ेगा और उसे हमें दोबारा बनाना पड़ेगा और अच्छे से। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर पे बहुत कम पैसा खर्च करता है। जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है भारत का वो बहुत कमज़ोर है। आप सबने देखा भी है कोरोना के टाइम पे कैसे अस्त व्यस्त चीज़ें चल रही थी। तो उसी को लेकर ये बात करते हैं कि जो हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर है उस पर हम बहुत कम पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। जिसके लिए क्या ज़रूरत है, जिसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम एक ऐसा हेल्थ सिस्टम बनाएं भारत के अंदर जो इमरजेंसी सिचुएशन हो उसमें आराम से रिस्पॉन्स कर सके, जल्दी रिस्पॉन्ड कर सके अगर कोई इमरजेंसी आती है। हेल्थ इमरजेंसी, बेसिकली स्वास्थ्य से जुड़ी इमरजेंसी अगर कोई भारत के अंदर आती है तो उस पर हम आराम से तुरंत रेस्पॉन्स कर सकें। तो हमें एक ऐसा हेल्थ सिस्टम की ज़रूरत है भारत के अंदर। अब ये आगे बात करते हैं कोविड-19 के एक्सपीरियंस की। तो हमने आपको बताया कि कोविड-19 के टाइम पे हमें देखने को मिला था कि जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है वो क्या मांगती है, वो बहुत कोऑर्डिनेशन मांगती है। जैसे एक ऑक्सीजन का सिलेंडर हमें दूसरे राज्य में भेजना है तो वहाँ पर भी हमें कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और साथ ही साथ दोनों स्टेट्स का, दोनों राज्य का या दोनों जगहों का कोऑपरेशन भी बहुत मांगता है। कोऑपरेशन का मतलब होता है सहमति दोनों में, दोनों एक दूसरे की मदद करें चीज़ों को आगे बढ़ाने में।
तो ये भी बहुत मांगता है। ये हमने देखा कोरोना के टाइम पे, कोरोना का जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे हमने देखा था। तो ये बात करते हैं कि जो इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलांस प्रोग्राम है भारत सरकार का, इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलांस प्रोग्राम मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एक बीमारी है, वो फैली हुई है, तो अब उस बीमारी को महामारी बचाने ना हो, ताकि वो बीमारी महामारी ना बन जाए या बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव भारी ना हो जाए, उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ को, बहुत सारे ऑफिसेस को जोड़कर एक सर्विलांस चलाया जाता है उस पर्टिकुलर डिजीज़ के ऊपर, ताकि उस डिजीज़ के ऊपर निगरानी रखी जाए और ऑन टाइम डाटा अवेलेबल हो भारत सरकार के पास कि वो बीमारी का क्या, कहाँ तक पहुँची, क्या स्रोत है, ये सब पता लगाया जा सके। तो ये एडिटोरियल में बेसिकली कहते हैं कि हमें जो इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलांस प्रोग्राम है उसे यूनिवर्सलाइज्ड करना है। यूनिवर्सलाइज्ड का मतलब आम जन तक, सब लोगों के लिए अवेलेबल हो सके, ऐसा कुछ करना है। तो बेसिकली यही बात करते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से क्या हो कि भारत में अटेंशन बहुत ज़रूरत है। भारत को अर्बन हेल्थ को देखने में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज करना है, साथ ही साथ जो हेल्थ सिस्टम है भारत का उसे भी बदलना है और ज़्यादा पैसा देना है हेल्थ सिस्टम में, ताकि चीज़ें ख़राब ना हो किसी इमरजेंसी के टाइम पर। अगले हम एडिटोरियल को देख लेते हैं। अब आगे एडिटोरियल हम समझते हैं टेक्स्ट और कंटेक्स्ट सेक्शन पे सीधे आते हैं हम। तो ये बात करता है जन विश्वास बिल के बारे में। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि क्या है जन विश्वास बिल। तो अभी क्या है कि अभी कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है जो भारत सरकार की, वो एक बिल लेकर आई है जिसका नाम है जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविज़न बिल्स 2023। तो कौन लेकर आया है इसे? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। तो ये बिल लाया गया है। अब इस बिल में क्या किया गया है? इस बिल में क्या किया गया है कि 183 ऐसे प्रावधान थे जिनके तहत क्या थी, सज़ा मिलती थी, जेल होती थी और बहुत सारी सज़ाएं मिलती थी। तो उन 183 प्रोविज़न्स, प्रावधानों को हटाकर उन्हें डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। अब उन पे जेल नहीं होगी, सज़ा नहीं मिलेगी, आपको बस पेनल्टी देनी है और आप छूट जाएंगे। तो अब ये बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं लोग, मैं आपको बता देता हूँ। बिल आप समझ चुके होंगे, जन विश्वास बिल। तो गवर्नमेंट का कहना है कि इस बिल को लाने से क्या होगा कि भारत में जो भी दवा बनती हैं, जो भी चीज़ें बनती हैं, जो भी सामान बनते हैं, तो उसके आदान प्रदान में बहुत तेज़ी होगी। क्योंकि पहले क्या होता था कि जेल वगैरह जो भी इम्प्रिजनमेंट होती थी तो वो लोगों को रोक देती थी नया बिजनेस स्टार्ट करने से। तो इनका कहना है, जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, कि इससे जो होगा भारत के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगा। भारत जो बिजनेस करने की क्षमता है भारत की, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं तो क्या है, व्हाट इज जन विश्वास बिल अबाउट। तो क्या है, ये क्या करेगा, बहुत सारे जो फाइन्स हैं और पेनल्टीज़ हैं उन्हें फाइन्स में कन्वर्ट कर देगा। बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे पहले, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। बहुत सारे, जैसे हम शुरू से देखते हैं तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1940 का, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है 2006 का, फार्मेसी एक्ट है 1948 का। तो इन एक्ट के अंदर जो भी एक्ट हैं, तो इनके अंदर कुछ ऐसे प्रावधान होते थे जिन प्रावधानों के तहत अगर कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है कि वो छेड़छाड़ कर रहा है, मान लीजिए कि गलत दवा बेच रहा है, गलत दवा मैन्युफैक्चर कर रहा है या गलत प्रोडक्ट्स डाल रहा है किसी भी दवा के अंदर, किसी भी ड्रग के अंदर, तो ऐसे प्रावधान रखे गए थे इन एक्ट्स के अंदर कि उसे सज़ा हो सके, साथ ही साथ पेनल्टी लगाई जा सके। लेकिन अब भारत सरकार क्या करने जा रही है कि वो जो सज़ा होने का प्रावधान था उसे हटाने जा रही है और केवल पेनल्टी लगाई जाएगी। अब आप खुद ही अगर आप जनरली सोचेंगे, बहुत बेसिकली सोचेंगे, तो इससे क्या घाटा होगा कि एडल्ट्रेटेड ड्रग्स मिलेंगे सबसे पहले। अगर मान लीजिए कि कोई, आप पहले जो व्यक्ति डरता था कि मैं जेल जाऊंगा, मेरे ऊपर कानूनी केस चलेगा अगर मैं मिलावट करूंगा,
या गलत दवा बेचूंगा या नॉन स्टैंडर्ड दवा बेचूंगा, तो पहले उसे डर था कि मैं जेल जाऊंगा, मेरे ऊपर केस चलेगा, मेरी छवि को नुकसान पहुंचेगा। तो अब उसके अंदर का ये डर ख़त्म हो जाएगा इस बिल के आने के बाद। क्यों? क्योंकि अब उसे बस फाइन दे देना है और वो छूट जाएगा। तो ये इस बिल के ड्रॉबैक्स हैं और इसी को लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है। इस बिल के जो विरोध में हैं उनका कहना है कि ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो भी ड्रग्स बनाते हैं, जो भी दवाएं बनाते हैं भारत के अंदर, उन्हें एक तरह से छूट दे देगा अपनी मनमानी करने में, और वो अपनी मनमानी करेंगे और उसके बाद कोई प्रावधान ऐसा नहीं बचेगा जिससे उन्हें हम जेल ले जाएं या जेल कटघरे के आगे खड़ा कर सकें। वो अपने पैसे के दम पर थोड़ा सा पैसा देकर छूट जाया करेंगे हर बार। ये था बेसिकली ये बिल में। आप यहाँ पर जिस्ट पढ़ सकते हैं, आपको यहाँ पर जिस्ट मिलेगा। ये जिस्ट आप पढ़ लेंगे, आपको पता चल जाएगा क्या है बिल और क्या इससे छेड़छाड़ की गई है। मैंने आपको 3 एक्ट्स बताए जिसमें छेड़छाड़ की गई है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 और फार्मेसी एक्ट 1948, इनमें छेड़छाड़ की गई है। आगे चलते हैं हम। तो अगला जो, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसे भारत सरकार ने 2019 में हटा लिया था। उसका प्रावधान ख़त्म कर दिया था हमारे संविधान से। तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। जो पक्ष है जो कह रहा है कि ये गलत था, और जो भारत सरकार है वो कह रही है ये सही था, ये हमारे पावर्स के अंदर था इस बिल को हटा लेने के, इस आर्टिकल को ख़त्म कर देना ये हमारे पावर्स के अंदर था, ये कहना है सरकार का। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, उसी से जुड़ी हुई रोज़ खबर आती हैं। तो इसी में जो CJI हैं उन्होंने एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि शुड कॉन्स्टिट्यूशन बी अमेंडेड टू मेक आर्टिकल 370 परमानेंट। ठीक है, तो क्या कहते हैं ये, मैं आपको समझा देता हूँ। चल ये रहा है कि जो केस लेकर गए हैं वो पार्टी कहती है कि जो भारत सरकार ने 370 को हटा लिया ये गलत था, ये इल्लीगल था। क्यों इल्लीगल था? क्योंकि जो जम्मू कश्मीर की जनता है उससे इसके बारे में कोई राय मशवरा नहीं किया गया। एक प्रोसेस के तहत सबसे पहले वहाँ की असेंबली को हटा दिया गया। उस असेंबली को हटा देने के बाद वहाँ पे गवर्नर रूल लग गया। गवर्नर रूल लगने के बाद एक ऑर्डिनेंस पास करवा दिया गया गवर्नर से बिना असेंबली की सहमति के, और उस ऑर्डिनेंस के तहत 370 को, जो आर्टिकल 370 है, उसे हटा दिया गया। और उस आर्टिकल 370 को हटा देने के बाद क्या किया गया कि बहुत सारे और आर्टिकल्स में छेड़छाड़ करके जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी भी बना दिया गया। तो इसी सब को लेकर जो केस है, अब इसमें सरकार का क्या कहना है? सरकार का कहना है कि ये हमारी पावर्स के अंदर है 370 को हटा देने के लिए। इसमें ब्रेग्जिट की बात की है CJI ने कहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि जैसे इंग्लैंड में एक रेफरेंडम कराया गया जिसके तहत ब्रेग्जिट हुआ। ब्रेग्जिट का मतलब है ब्रिटेन जो है वो अब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, तो उसे हम ब्रेग्जिट कहते हैं। तो उसके लिए क्या हुआ, एक रेफरेंडम कराया गया। रेफरेंडम का मतलब होता है लोगों से वोट कराया गया कि क्या आप ब्रेग्जिट करना चाहते हैं, मतलब ब्रिटेन को यूरोप का हिस्सा रखना चाहते हैं, यूरोपियन यूनियन का, या यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना चाहते हैं। तो वहाँ के लोगों ने जब रेफरेंडम हुआ तो चुना कि हम ब्रेग्जिट चाहते हैं, हम यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना चाहते हैं। तो जो CJI है वो कहते हैं कि भारत में ऐसा प्रावधान नहीं हो सकता रेफरेंडम का, क्योंकि रेफरेंडम वो जो ब्रेग्जिट था वो एक पॉलिटिकल मूव था और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मूव है। तो इसी पर केस चल रहा है, ये न्यूज़ में बना रहता। हम आगे देखते हैं हमारी अगली खबर जो हमें TB से देखने को मिल रही है, ट्यूबरक्लोसिस से देखने को मिल रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली क्या है। ये कह रहा है कि अगर अच्छा न्यूट्रिशन, एक स्टडी कराई गई, एक रिसर्च कराई गई लोगों की, तो उस जो ने भी TB था तो उस रिसर्च में क्या पाया गया कि
कि अगर हम अच्छा न्यूट्रिशन रखेंगे, हम न्यूट्रिशियस डाइट देंगे किसी को जिसे टीबी है, तो उसकी टीबी जो है वो प्रिवेंट की जा सकती है, उसकी टीबी जो है उसे घटाया जा सकता है, ट्यूबरक्लोसिस को कम किया जा सकता है, उसकी पावर को और ख़त्म भी किया जा सकता है। और जो भी ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड मौत होती हैं उन पर भी हम लगाम लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली है, आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ट्यूबरक्लोसिस आखिर है क्या और क्यों ज़रूरी है हमें इसके लिए पढ़ना। तो आपको GS 3 में आपको ये मिल सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यू इन्वेंशंस में। तो ट्यूबरक्लोसिस इज ए हाईली इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो पहली चीज़, पहला पॉइंट, ट्यूबरक्लोसिस किससे होती है? तो बैक्टीरिया से होती है। और कौन सा बैक्टीरिया होता है? मायो, ठीक है, मायो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, नोट कर लीजिए इसे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसकी वजह से बैक्टीरिया होता है। इट इज़ प्राइमरीली अफेक्टेड द लंग्स। देखो दो पार्ट को अफेक्ट करती है, एक लंग्स को अफेक्ट करती है या लंग्स को नहीं अफेक्ट करती है, और भी बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट कर सकती है जो टीबी है। पहला पॉइंट क्या था कि टीबी किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। और बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से टीबी होती है और ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। दूसरा, ये कहाँ इफेक्ट करती है? या तो लंग्स को इफेक्ट करती है या अदर बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट करती है। अगर लंग्स को इफेक्ट करेगी तो हम इसे कहेंगे पल्मनरी टीबी, ठीक है। अगर लंग्स को इफेक्ट करेगी तो हम इसे कहेंगे पल्मनरी टीबी, ठीक है। और अगर लंग्स के बाहर किसी चीज़ को इफेक्ट करेगी तो हम इसे कहेंगे एक्स्ट्रा पल्मनरी टीबी, ठीक है। अगर लंग्स को इफेक्ट करता है ट्यूबरक्लोसिस तो उसे हम क्या कहेंगे? पल्मनरी टीबी। और अगर लंग्स के अलावा किसी बॉडी पार्ट को इफेक्ट करता है तो हम उसे कहेंगे एक्स्ट्रा पल्मनरी टीबी। अब आपको समझ लेना चाहिए कि भारत जो देश है, भारत में टीबी की जो है वो बहुत ज़्यादा है, टीबी का बर्डन ग्लोबल सीन में हम देखेंगे तो भारत का टीबी बर्डन बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम देख सकते हैं कि जितने भी राज्य हैं भारत में, सब में आपको टीबी के केसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैंने आपको टाइप्स बता दिए टीबी के। अब एक चीज़ आप देखिए कि टीबी, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस पहले बस बीमारी होती थी, उसके बाद उसकी दवा निकाली गई। अब जब उसकी दवा कराई जा रही है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग थोड़े से डोज लेते हैं फिर दवा लेना छोड़ देते हैं, जिससे होता क्या है, वो जो टीबी है वो उस दवा को विरोध करना सीख लेती है। जो बैक्टीरिया है वो इस दवा को विरोध करना सीख लेता है। अब अगर हम वो दवा खाएंगे तो उस पर बैक्टीरिया में, जो टीबी का बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे कि टीबी जो है वो रेजिस्टेंट बन गई। तो इसी प्रकार सबसे पहले होता है नॉर्मल टीबी। किसी को अगर सारी दवाएं असर कर रही हैं टीबी की तो उसे हम कहेंगे नॉर्मल टीबी। अगर मान लीजिए कि 2 दवा उसे असर नहीं कर रही हैं, ठीक है, तीसरी चौथी दवा असर कर रही है, पहली दूसरी जो टीबी की दवा है वो असर नहीं कर रही है, तो इसे कहेंगे हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, MDR टीबी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। मल्टी ड्रग, बहुत सारे ड्रग को रेजिस्ट करके बनी टीबी, ठीक है। इसके बाद तीसरी कैटेगरी आएगी जिसे हम कहेंगे XDR टीबी। तो ये क्या है? एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। तो इस टीबी में क्या होगा? अब ये तीसरी सिचुएशन पहुंच गई। सबसे पहले टीबी, फिर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, अब पहुंच गई हमारी XDR टीबी। तो XDR टीबी में क्या होगा कि बहुत सारी दवाएं जो होंगी टीबी की वो असर नहीं करेंगी, कुछ चुनी हुई दवा ही जो बची हैं वो ही असर कर पाएंगी टीबी के ऊपर जो उसका बैक्टीरिया है। तो इसे हम कहेंगे एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। तो आपको 3 चीज़ समझ में आ गई। सबसे पहले टीबी क्या है? टीबी एक बैक्टीरिया द्वारा की जाने वाली बीमारी है, जो बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। दूसरी चीज़ क्या है कि इसके 2 टाइप्स हैं, एक है पल्मनरी टीबी, एक होता है एक्स्ट्रा पल्मनरी टीबी। जो पल्मनरी टीबी होता है वो हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करता है,
ठीक है। और जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है वो लंग्स के अलावा अदर बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद जो अब टीबी की जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, ड्रग अगर हम दवा को रिलेटेड में देखेंगे तो सबसे पहले नॉर्मल टीबी ट्यूबरक्लोसिस जिस पे सारी दवा असर करती हैं। दूसरा एमडीआर टीबी जिसे हम कहेंगे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। तो ये क्या करेगा, इसमें कुछ ड्रग्स जो हैं, जो कुछ दवाएं हैं वो असर नहीं करेंगी इस टीबी को ख़त्म करने का। तीसरा है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। अब क्या है कि बहुत सारी दवाएं असर नहीं करेंगी इस टीबी के लिए। अब इसके रिस्क फैक्टर देख लेते हैं। तो देखो क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, कैसे कैसे टीबी आपको हो सकती है। सबसे पहले वीक इम्यून सिस्टम, ठीक है। जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, शरीर की क्षमता वीक है, वो टीबी पकड़ सकता है। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहना, ठीक है। हेल्थ केयर नहीं देख पाना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल नहीं कर पाना गरीबी की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से, ठीक है। इसका भारत ने क्या किया, इसे कंट्रोल करने के लिए भारत ने रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं RNTCP, तो इसे स्टार्ट किया कंट्रोल और मैनेज करने के लिए टीबी को। अब भारत ने क्या किया कि इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस सिस्टम भी चालू किया, जिससे अगर भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर किसी भी जगह किसी का टीबी का कोई पेशेंट पाया जाता है तो उसका रजिस्टर जो है वो रियल टाइम अपडेट होगा, उस आदमी का नाम अपडेट होगा, उसकी एज, उसका जो भी बीमारी है वो अपडेट होगी, उसकी दवा का कोर्सेज अपडेट होगा और ये देखा जाएगा कि वो दवा का कोर्सेज ले रहा है, वो बराबर जांच करा रहा है। तो जितना भी डाटा होगा वो सब स्टोर किया जाएगा ऑन टाइम। ऑन टाइम, रियल टाइम का मतलब होता है लाइव एक तरह से सॉरी, ठीक है। और भारत का क्या है कि भारत चाहता है कि 2025 तक भारत का ये प्रोग्राम है कि भारत ने एक प्रोग्राम चलाया है टीबी फ्री कैंपेन, टीबी फ्री कैंपेन। तो इस प्रोग्राम के तहत भारत क्या चाहता है, भारत का क्या लक्ष्य है कि 2025 तक वो भारत के अंदर से ट्यूबरक्लोसिस को 90% तक ख़त्म कर दे। जो नए ट्यूबरक्लोसिस के केस आ रहे हैं उन्हें 90% तक ख़त्म कर दे और जो बाकी ट्यूबरक्लोसिस के केस चल रहे हैं उन्हें सुधार ला सके उनमें और उन्हें भी धीरे धीरे ख़त्म कर सके। तो आप इस एडिटोरियल को बेसिकली आप देख सकते हैं, ये मैं यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ। आगे नो कॉन्फिडेंस मोशन से बात है तो ये हमारी लास्ट न्यूज़ होने जा रही है आज से। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि मॉनसून सत्र है और 8, 9 और 10 तारीख को नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा हो रही, जो कल 8 अगस्त को चालू हो चुका है, आज 9 अगस्त है और कल 10 अगस्त, 3 दिन ये चलेगा। उसी पर जो विपक्षी दल हैं वो अपनी तरफ से अपनी बातें रख रहे हैं और जो केंद्र सरकार है वो अपनी तरफ से अपनी बातें रख रही है। तो इसी पर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 10 तारीख को, 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी नो कॉन्फिडेंस मोशन है इस पर भाषण देने के लिए लोकसभा में मौजूद रहेंगे। तो यही था बेसिकली आज के अखबार में। हम लगातार नहीं रह पा रहे हैं बहुत दिनों से, इसके लिए हम बहुत क्षमा चाहते हैं आप लोगों से, जो भी हमारे दर्शक हैं। मैं जानता हूं कि अखबार छूट जाना बहुत परेशानी की चीज़ है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने अखबार का सब्सक्रिप्शन लें और मैं चाहता हूं कि आप जैसे मैंने आपको यहाँ पर विश्लेषण समझाया है तो आप जाकर अखबार में खुद भी इस चीज़ को पढ़ें, तो इससे आपको और बेहतर समझने को मिलेगा। हम कोशिश करेंगे कि अब हम एक भी दिन गैप ना रखें संडे को अलावा, क्योंकि संडे को जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूज़पेपर नहीं अपलोड होता है हमारा, तो संडे के अलावा हम चाहेंगे, हम कोशिश रखेंगे कि अब कोई गैप ना हो, क्योंकि अब जो सत्र है 2024 के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम का वो उसकी तैयारी अच्छे से स्टार्ट हो चुकी है। तो हम कोशिश रखेंगे कि हम रेगुलर रहें और जो भी आपको हमसे बात करनी है, चर्चा करनी है, आप हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करें। धन्यवाद।